सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम की। तो पहले से ही हमें पता है कि नेशनल इनकम क्या होता है, बट जो नेशनल इनकम का मेथड है ना, वो तीन मेन मेथड यहाँ पे दी हुई है नेशनल इनकम को काउंट करने की। सबसे पहली मेथड है प्रोडक्शन मेथड, दूसरी इनकम मेथड, तीसरी एक्सपेंडिचर मेथड। याद करो, जब मैंने चैप्टर का स्टार्टिंग किया था तो हमने नेशनल इनकम के डेफिनेशन दिए थे। अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन दिए थे। याद है, किसी ने प्रोडक्शन के ऊपर डेफिनेशन दिया था, किसी ने मनी बेस्ड डेफिनेशन दिया था, किसी ने इनकम बेस्ड डेफिनेशन दिया था। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी थी। वहीं इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग मेथड भी बताए हैं नेशनल इनकम को काउंट करने के। अब प्रोडक्शन मेथड देख लो। तो प्रोडक्शन मेथड का क्या मतलब होता है, देखो इस मेथड में, प्रोडक्शन मेथड में क्या मेन चीज़ होगी, प्रोडक्शन। प्रोफेसर मार्शल ने इस मेथड को दिया है। उन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो तीन सेक्टर होते हैं ना, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, ये तीनों सेक्टर में एक साल में कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं वो पहले तो टोटल करने को लिए बोला है, और उसको टोटल करने के बाद उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है उसके साथ मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें एक टोटल वैल्यू मिलेगी। उसको आप प्लस करोगे, उसका टोटल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेशनल इनकम। ध्यान देना, हमारे तीन सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर। अब एग्रीकल्चर में एक साल में मैंने ये प्रोडक्ट इतने बनाए, ठीक है। सर्विस सेक्टर में मैंने एक साल में ये प्रोडक्ट इतने बनाए। फिर इंडस्ट्री सेक्टर में मैंने एक साल में इतना प्रोडक्ट या सर्विस बनाया है, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में कौन से प्राइस में बिक रहे हैं, उस प्राइस से उसको मल्टीप्लाई करो तो टोटल वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। उस टोटल वैल्यू को ही क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम। यहाँ इस मेथड में जो मेन एम्फसाइज है ना, जो सपोर्ट सिस्टम है, वो क्या है, प्रोडक्शन। एक साल में तीनों सेक्टर जो भी प्रोडक्शन करेंगे उनका टोटल जो भी आएगा उसको उसके मार्केट वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिल जाएगा नेशनल इनकम। अब इस नेशनल प्रोडक्शन मेथड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं नेशनल इनकम के, जो कुछ दिए हैं, नीचे पॉइंट्स दिए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी इन डिफरेंट सेक्टर्स। देखो, अभी तक हमने पढ़ा मेन सेक्टर्स कौन कौन होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर। बट इकोनॉमिक्स के हिसाब से बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सर्विस, माइंस, कंस्ट्रक्शंस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, ये सब बहुत सारे सर्विस सेक्टर या डिफरेंट सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। तो ये सारे सेक्टर की जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो भी सर्विस बन रहे हैं एक साल में, उसका टोटल, उसको उसके मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, उसका टोटल जो आएगा वो होगा नेशनल इनकम। सेकेंड वन इज सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इस मेथड में प्रोडक्शन की बात की है तो आप गुड्स या सर्विस सिलेक्ट करोगे, बट इस मेथड में आप वही गुड्स और सर्विस सिलेक्ट कर सकते हो जो पूरा फिनिश्ड गुड और सर्विस हो। आ रहा है समझ में? फिनिश्ड गुड और सर्विस का मतलब, अगर कोई चीज़ आधे पे बिक रही है तो उसको कंसिडर नहीं करना है। अगर मैं एक मशीन बना रहा हूँ तो मैं पहले लोहा बनाऊँगा मशीन बनाने के लिए, तो जो मैं आयरन बना रहा हूँ वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया, मतलब बीच में, उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते जब तक वो पूरी तरीके से वो मशीन न बन जाए। आया समझ में? मीन्स यहाँ पे आपको इतना पॉइंट याद रखना है कि आपको जो भी आप गुड्स बना रहे हो, जो भी सर्विस बना रहे हो, उसका फिनिश्ड गुड ही कंसिडर करना है। इंटरमीडिएट गुड्स या बीच में आधे बने हुए गुड्स को कंसिडर नहीं करना है नेशनल इनकम में। थर्ड वन इज सर्विस ऑफ हाउसवाइफ। देखो, सर्विस जो हाउसवाइफ की सर्विस होती है वो नेशनल इनकम में कंसिडर्ड नहीं होती। आप सबको ही पता है कि जो हाउसवाइफ होती हैं वो घर के काम के अलावा वो ये भी देखती हैं कि घर में कौन सी चीज़ें कम हैं, कौन सी चीज़ें कब लानी हैं, क्या प्रॉपर राशनिंग जो होता है घर का, वो सब वो देख रहे। तो ये मार्केट में ये सर्विस कोई बेच नहीं रहा होता, ये कंसिडर मत करना। देखो, साफ़ सफाई करने के लिए
वो मार्केट में पता है लोग आते हैं साफ़ सफाई करने के लिए। हाउसवाइफ का काम खाली साफ़ सफाई करना नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारा काम होता है। घर में कोई चीज़ें टूट फूट जाती हैं उसको सही करवाना भी हाउसवाइफ का काम होता है। तो ये हाउसवाइफ की जो सर्विस है ये मार्केट में बिक नहीं रही है, तो आप इसकी मॉनेटरी वैल्यू कैसे पता करोगे? जब आप किसी चीज़ की मॉनेटरी वैल्यू नहीं पता कर सकते तो उसका नेशनल इनकम में कंसिडर होना इम्पॉसिबल है। इसीलिए हाउसवाइफ का भी सर्विस नेशनल इनकम में कंसिडर्ड नहीं होगा। आया समझ में? नेक्स्ट वन इज़ सेल्फ कंजप्शन। देखो मेरी कोई फैक्ट्री है, ठीक है, और मैं कोई भी गुड्स बना रहा हूँ या फिर कोई भी सर्विस बना रहा हूँ, ठीक है, और उसको मार्केट में नहीं बेच रहा हूँ, ठीक है, उसकी मार्केट में नहीं बेच रहा हूँ, लेकिन उसको मैं क्या कर रहा हूँ, खुद ही यूज़ कर ले रहा हूँ, अपने लिए ही मैं चीज़ें बना रहा हूँ, उसको मार्केट में बेचने के लिए नहीं बना रहा हूँ या अभी तक बेचा नहीं है, तो वो नेशनल इनकम में कंसिडर्ड नहीं होगा। आया समझ में? जैसे फार्मर्स, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फार्मर्स खेती करते हैं, ठीक है, तो फार्मर्स क्या बेचने के लिए ही खेती करते हैं या फिर खुद के लिए ही खेती करते हैं? नहीं, कुछ चीज़ें वो अपने लिए रखते हैं उसमें से और कुछ चीज़ें वो बाहर मार्केट में बेचते हैं। तो जो चीज़ें वो खुद को यूज़ करते हैं, जो गेहूँ या जो चावल उन्होंने ग्रो किया है, प्रोड्यूस किया है, वो खुद यूज़ करते हैं थोड़ा बहुत। तो जो वो खुद कंज्यूम कर रहे हैं, सेल्फ कंजप्शन जो वो कर रहे हैं, वो तो नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं होगा ना। उन्होंने खुद बनाया और खुद यूज़ कर लिया, तो उन्होंने पैसा तो पे नहीं किया होगा, तो उसको मैं नेशनल इनकम में कैसे कंसिडर करूँगा? जो मैं बाहर मार्केट में बेचूंगा वही नेशनल इनकम में कंसिडर्ड होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज डिफेंस पुलिस। देखो डिफेंस और पुलिस का जो सर्विस होता है ना, वो नेशनल इनकम में कंसिडर्ड नहीं होता है। सोचो क्यों? मैंने आपको बताया था नेशनल इनकम कब निकलता है? टैक्स, देखो आपको प्रॉफिट होगा साल का, प्रॉफिट के ऊपर जब आप टैक्स पे करोगे ना, जब आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा वही नेशनल इनकम में गिना जाता है। ये तो हमने पहले देख लिया था, ठीक है। अब एक और बात सुनो, जब आप टैक्स पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए वो टैक्स क्या होगा? इनकम होगा। अब गवर्नमेंट ने जो पुलिस ऑफिसर रखे हैं, जो भी डिफेंस सेक्टर में लोग हैं, उनको तो गवर्नमेंट सैलरी प्रोवाइड करेगी। तो गवर्नमेंट सैलरी किस चीज़ से प्रोवाइड करती है? हमारे टैक्स में से। जब टैक्स कंसीडर्ड नहीं होता नेशनल इनकम में, तो डिफेंस की सर्विस कंसीडर्ड होगी नेशनल इनकम में? नहीं होगी, क्योंकि पुलिस वालों को और डिफेंस को गवर्नमेंट पैसा देती है कहाँ से? जो हम टैक्स प्रोवाइड करते हैं। और जब टैक्स नेशनल इनकम के अंदर कंसीडर्ड नहीं होता, तो इसीलिए डिफेंस और पुलिस का भी जो सर्विस है वो एक नेशनल इनकम में कंसीडर्ड नहीं होता। आया समझ में ये पॉइंट? नो नेक्स्ट वन इज इनपुटेड रेंट। अगर हमने कोई घर खरीदा है और उसको भाड़े पे दे दिया है, इनपुटेड रेंट का मतलब, तो उससे हमें रेंट मिलेगा, उसी को बोलते हैं इनप्यूटेड रेंट। अब इनपुटेड रेंट कंसिडर्ड होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। अब ये पॉइंट क्यों दिया? ये तो हमको ही पता है कि रेंट तो पहले से ही हमने देख लिया कि रेंट तो कंसिडर्ड होता है। आपको आप आगे जाओगे, जो चीज़ें पढ़ोगे, तब आपको मैं ये पॉइंट वापस याद दिलाऊंगा, तब आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर रेंट का पॉइंट क्यों दिया है। यहाँ पर हमें इतना याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई घर है और उसको हम रेंट पे दे रहे हैं, उसके ऊपर जो भी इनकम आ रहा है वो नेशनल इनकम में कंसिडर्ड होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डबल काउंटिंग। देखो डबल काउंटिंग का एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है, बट इसके लिए जो आंसर लिखना होता है वो काफ़ी छोटा होता है। 5 मार्क के हिसाब से वो काफ़ी छोटा होता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप करके ही जाना। डबल काउंटिंग क्या होता है? डबल काउंटिंग, आप वर्ड सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि कोई भी चीज़ की काउंटिंग 2 बार हो जाना, उसको बोलते हैं डबल काउंटिंग। यस ऑफ कोर्स, इसी का मतलब होता है डबल काउंटिंग। बट नेशनल इनकम में अगर एक ही प्रोडक्ट का 2 बार काउंटिंग हो गया तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं सही होगा, ये बहुत ही गलत होगा। और नेशनल इनकम क्यों 100% नहीं मिलता? सबसे मेन अगर कोई लिमिटेशन होता है ना नेशनल इनकम का, तो वो ये डबल काउंटिंग ही होती है। क्या होता है? एक ही चीज़ का 2 बार काउंटिंग हो जाता है। कैसे? चलो हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। सपोज़ करो मेरी एक फैक्ट्री है और मैं उसमें आयरन प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है। अब मैंने आयरन प्रोड्यूस किया, मार्केट में मैंने उसको बेच दिया, ठीक है। तो मार्केट में मेरे से वो आयरन कौन लेगा? जो आयरन का यूज़ करके कोई दूसरी चीज़ बना रहे होंगे वही लोग लेंगे कि नहीं? सोचो ना। तो अब मैंने तो मेरा आयरन प्रोड्यूस किया और बेच दिया, मेरे पास इनकम आएगी, तो वो मैं नेशनल इनकम में कंसिडर कर लिया। सपोज़ करो कर लिया मैंने कंसिडर। अब मेरे से आयरन कौन ख़रीदा पता है?
एक मशीन बनाने वाले ने, वॉशिंग मशीन बनाने वाले ने मेरे से आयरन ख़रीद लिया, उसने उस आयरन का यूज़ करके एक वॉशिंग मशीन बनाया, ठीक है। अब उस वॉशिंग मशीन को उसने भी मार्केट में बेचा, उसकी भी इनकम आई, तो उसने भी नेशनल इनकम में वो कंसिडर्ड हो गया। तो क्या आयरन की वैल्यू सोचो, मैंने जब आयरन बेचा था पहले, ठीक है, वहाँ पे भी उसकी वैल्यू कंसिडर्ड हुई थी, और उसी आयरन से वो जो वॉशिंग मशीन बनी है उसके अंदर भी उस आयरन की वैल्यू कंसिडर्ड हो रही है। तो वो आयरन की वैल्यू 2 बार हुई कि नहीं हुई, डबल काउंटिंग हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि वो आयरन से ही मशीन बना है और मशीन के प्राइस में आयरन का पैसा इंक्लूड होगा। तो वो आयरन का 2 बार काउंटिंग हुआ कि नहीं हुआ, एक बार जब मैंने प्रोड्यूस करके बेचा तब काउंटिंग हुआ, एक बार जब उसी आयरन से मशीन बना वो भी बिका तभी भी काउंटिंग हुआ। तो इसी को बोलते हैं डबल काउंटिंग, और डबल काउंटिंग को हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें क्लियर, हमें अगर चाहिए हमें नेशनल इनकम, ज़्यादा क्लियरिटी के पास अगर हमारा नेशनल इनकम हमें चाहिए तो हमें डबल काउंटिंग हटाना पड़ेगा। अब देखो, डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए 2 मेन मेथड है। एक मेथड तो हम पहले से पढ़ के आए हैं, ए नंबर का, टू काउंट द वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स ओनली। हमने क्या देखा था पहले ही कि हमें जो भी सर्विस और गुड्स है वो फिनिश गुड्स और फिनिश सर्विस ही कंसिडर करना है, इंटरमीडिएट गुड्स कंसिडर नहीं करना। याद है मैंने वहाँ पे भी एग्जांपल लिया था, मैंने जब आयरन बनाया तो वो आयरन इंटरमीडिएट गुड्स था, उसको वहाँ पे कंसिडर नहीं करना था। मुझे वो आयरन की वैल्यू कब कंसिडर करनी थी, जब उस आयरन का यूज़ करके मैंने मशीन बना दिया और उस मशीन को जब मैं मार्केट में बेच रहा हूँ तब मुझे उसकी वैल्यू कंसिडर करनी चाहिए थी। आया समझ में? तब डबल काउंटिंग नहीं होता, बच जाता। दूसरा जो मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड, एकदम ध्यान से सुनना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए। इसमें क्या होता है, तो ये टेबल पे आ जाओ। सबसे पहले आप टेबल को ही देख के समझोगे। टेबल में सपोज़ करो मेरी एक इंडस्ट्री है या कंपनी है, कुछ भी मान लो, फर्म है, मैं क्लॉथ बनाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या मंगवाऊँगा, कॉटन। तो मैंने कॉटन मंगवाया, 100 रुपये का कॉटन मैंने बनाया। वहाँ पे कुछ भी, मतलब मैंने पहले एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से कॉटन के चीज़ें मंगाई, उसके ऊपर और उसको रिफाइनरी की, जो भी चीज़ें किया, और उसको मैंने 100 रुपये में बेच दिया वो कॉटन का। आया समझ में? 100 रुपये में मैंने बेचा, स्टार्टिंग वहीं से हुई, ठीक है। अब उस कॉटन से यान, पता है यान, हमारे जो कपड़े होते हैं वो कुछ धागों से बनते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल धागों से बनते हैं, उसको यान बोलते हैं। जब कॉटन का कन्वर्ट होता है यान के अंदर, मोटे मोटे बड़े बड़े धागों में होता है। तो अब उस 100 रुपये के कॉटन का यूज़ करके मैंने क्या बनाया, यान। तो यान की वैल्यू कितनी हो गई, 200 रुपये। ध्यान देना यहाँ पे, यान की वैल्यू कितनी हो गई, 200 रुपये। लेकिन उसमें से 100 रुपये की क्या चीज़ है, कॉटन है कि नहीं। उस यान में 200 रुपये का यान मैंने बेचा, लेकिन उसमें से 100 रुपये जो फैक्टर कॉस्ट है वो किसका है, कॉटन का। तो 100 रुपये किसका हुआ, यान का। समझ में आ रहा है ये मैं क्या बोल रहा हूँ? यान में 200 रुपये का मैंने मार्केट में बेचा, लेकिन उस यान में 100 रुपये का कॉटन भी तो है। तो एक्चुअली यान की कीमत कितनी हुई, 100 रुपये। अब वो यान का यूज़ करके मैंने क्या बनाया, क्लॉथ बनाया फाइनली। तो वो क्लॉथ का मार्केट में मैंने कितने में बेचा, 280 में। अब ध्यान देना, ये 280 में से 200 रुपये किस चीज़ के हैं, यान के हैं कि नहीं है कि नहीं। तो मतलब क्लॉथ के तो पर्टिकुलर 80 रुपये ही हुए। आए समझ में? देखना, जब मैंने यान बनाया तो 200 रुपये का बेचा, तो उसमें से 100 रुपये तो कॉटन का था, और जब मैंने यान से कपड़े बनाए तो 280 रुपये के बेचे, उसमें से 200 रुपये किस चीज़ का था, यान का था। तो ये कॉटन और यान और क्लॉथ तीनों का वैल्यू तो कंसीडर हो जा रहा है। देखो सेल्स इनकम कितना हो रहा है, 580। तो हम नेशनल इनकम में क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट 580, कि कॉटन बना के बेचा वो भी कंसीडर कर लिया, यान बना के बेचा वो भी कंसीडर कर लिया, क्लॉथ बना के बेचा वो भी कंसीडर कर लिया। तो जब मैं यान का वैल्यू कंसीडर कर रहा हूँ तो उसके अंदर कॉटन का आ रहा है, और जब मैं क्लॉथ का वैल्यू कंसीडर कर रहा हूँ तो उसके अंदर यान का आ रहा है। तो क्या हो गया, टोटल 580। ये मैं नेशनल इनकम लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, ये मैं लिखूंगा जो डबल काउंटिंग वाला है। और एक्चुअली में देखो इंक्रीजिंग वैल्यू, 100 रुपये का कॉटन खरीदा, 100 रुपये कंसीडर करूंगा। फिर मैंने यान 200 रुपये का बेचा, लेकिन जब उसमें से 100 रुपये का कॉटन था तो यान की वैल्यू तो खाली 100 रुपये आएगी ना।
तो देखो इंक्रीजिंग वैल्यू में मैंने 100 रुपये लिखा, और जब क्लोथ 280 का था तो 200 रुपये का तो यान था, 200 रुपये का तो यान था, जिसमें से 100 रुपये यान का, 100 रुपये क्लॉथ ये कॉटन का था। क्लॉथ का तो पैसा खाली 80 रुपये ही लगा है। तो ये जो इंक्रीजिंग वैल्यू आई ये क्या आया टोटल 280। तो देखो हमें क्या कंसिडर करना चाहिए था 280, और हमने क्या कर दिया 580। ये हो गया है ना डबल काउंटिंग। आ रहा है समझ में? कहाँ मेरे को 280 कंसिडर करना चाहिए था और मैंने गलती से क्या कर लिया 580। इसको ध्यान से समझना आप। मतलब कि जो कॉटन और यान है ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं, इनको हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए था। हमें कब डायरेक्ट कंसिडर करना चाहिए था क्लॉथ के अंदर। आया बात समझ में? नाउ नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स और जो सब्सिडी होती है वो नेशनल इनकम में से माइनस होती है, ठीक है। और वो एक मिनट, जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है वो नेशनल प्रोडक्ट में से माइनस होंगे और सब्सिडी दी जाएंगी। आया समझ में? नाउ नेक्स्ट वन इज रीसेल। देखो रीसेल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9th पॉइंट जो है आपका रीसेल। अगर मैंने कोई गुड्स बहुत पहले ख़रीद लिया है, कोई भी एक नेशनल प्रोडक्ट बहुत पहले ख़रीद लिया है, और जब मैं उसको वापस बेचूंगा तो वो वापस काउंट नहीं होगा। अगर वो काउंट हो रहा है तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने घर ख़रीदा था साल 2000 में ख़रीदा था मैंने घर, ठीक है, मैंने तब ख़रीदा था। आज अगर मैं वो घर वापस बेच रहा हूँ तो आज की वापस वैल्यू कंसीडर्ड नहीं होती है नेशनल इनकम में, क्योंकि जब मैंने वो घर ख़रीदा था तो वो कंसीडर्ड हो चुका होगा नेशनल इनकम में उस टाइम पे जब मैंने ख़रीदा था 2000 में। अब अगर मैं वापस बेचूंगा तो वो घर का 2 बार तो काउंटिंग हो गया ना, तो डबल काउंटिंग हो गया कि नहीं? एक ही चीज़ का 2 बार काउंटिंग ही डबल काउंटिंग होता है। जब मैंने घर खरीदा था तब काउंटिंग हुई होगी, अगर मैं अब बेच रहा हूँ वापस तो फिर से काउंटिंग होगा, तो एक ही चीज़ का 2 बार काउंटिंग हो गया। तो इसीलिए रीसेल की चीज़ों का जो भी पैसा होता है वो नेशनल इनकम में कंसिडर्ड नहीं होता। अब हमको दिया था रेंट पे आ जाओ, याद है रेंट? यहाँ पे दिया था अगर वही घर मैं रेंट पे दे दूँ, मैं बेचूँ नहीं, मैं रेंट पे दे दूँ और फिर इनकम आए तो वो नेशनल इनकम में कंसिडर्ड होगा। लेकिन अगर मैं वो बेच दूँ तो वो नेशनल इनकम में कंसिडर्ड नहीं होगा। आया समझ में? 10th पॉइंट, टू डिकेट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब कोई भी असेट्स या कोई भी चीज़ें हैं उनको यूज़ करते हैं तो उनकी वैल्यू कम होती है, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो आप कोई भी फैक्टर लो, कोई भी नेशनल प्रोडक्ट लो, उसके अंदर से उसका खर्चा या डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तभी आपको जाके नेशनल इनकम मिलेगा। ये तो सबको पता है कि जब तक डेप्रिसिएशन या खर्चा किसी चीज़ में से माइनस नहीं करेंगे तब तक हमें नेशनल इनकम, ट्रू नेशनल इनकम जो बोलते हैं ना, वो नहीं मिलेगा। एक्सपोर्ट वैल्यू इज़ एडेड। देखो अगर मैंने अब मेरे कंट्री का कोई भी प्रोडक्ट मैंने दूसरी कंट्री में भेजा है तो उससे इनकम आएगा और वो इनकम नेशनल इनकम में कंसीडर्ड होगा। आया समझ में? मेरी कंट्री की चीज़ जब मैंने दूसरी कंट्री को भेजा है, एक्सपोर्ट किया है, उसके सामने जो वैल्यू आई है वो नेशनल इनकम में कंसीडर्ड होगी। 12th पॉइंट इज़ जो स्मगल और इलीगल गुड्स है ना, जिसका हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेन देन करते हैं, जो कि इलीगल होता है, वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होगा, वो कंसिडर्ड नहीं होगा। ये तो हमको ही पता है, इलीगल है तो कहाँ से कंसिडर्ड होगा। आया समझ में? तो यहाँ पे हमारा खाली एक मेथड कंप्लीट हुआ है, दैट इज़ प्रोडक्शन मेथड। अभी भी हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड बाकी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी है, खाली आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है कि क्यों कंसीडर होगा, क्यों नहीं होगा। डिटेल में आप थोड़ा डीप में चले जाओगे तो फिर आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा पॉइंट्स, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, मदद कीजिए। ओके, थैंक यू।